हेलो गाइस, आई एम भविष्यविक फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक एकेडमी और आज का हमारा टॉपिक है जनरल डिफेंसेस अंडर टॉट पार्ट 2। टॉपिक्स कवर्ड इन दिस वीडियो: फर्स्ट, इनएविटेबल एक्सीडेंट; सेकंड, एक्ट ऑफ गॉड और विच मेजर; थर्ड, प्राइवेट डिफेंस और सेल्फ हेल्प। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनएविटेबल एक्सीडेंट के बारे में। इनएविटेबल एक्सीडेंट से हमारा मतलब यहाँ पे क्या समझ आ रहा है? मतलब कि ऐसे एक्सीडेंट जो इंटेंशनली नहीं करेगा यूं, जैसे डैमेज इज सेड टू बी कॉज्ड बाय एविटेबल एक्सीडेंट व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड इंटेंशनली and could not possibly have even avoided by the exercise of the ordinary care and caution on the part of the person who caused it। मतलब कि डैमेजेस जो हैं, हमारे जो डैमेजेस हैं वो क्लेम करे जाएंगे एविटेबल एक्सीडेंट में, लेकिन इनएविटेबल एक्सीडेंट में नहीं करे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, केस स्टैनले वाज अ प्रॉब्लम। इस केस से आपको ये प्रॉपर टर्म समझ आएगी। इसमें क्या था, ये दोनों दोस्त शूटिंग करने गए थे। तो जब ये शूटिंग कर रहे होते हैं जंगल के अंदर, तो जब एक फायर करता है तो इसकी एक जो बुलेट है वो ओक ट्री से टकरा के वापस स्टैनले को लग जाती है। तो स्टैनले इसके ऊपर सूट फाइल करता है। तो स्टैनले इसके ऊपर सूट फाइल करके ये कहता है कि भैया जो तुमने मेरे को इंजरीज दी हैं, मतलब तुम्हारी बुलेट के चक्कर में जो इंजरीज आई हैं वो मेरे को फुलफिल करी जाए। तो जब ये कोर्ट में केस जाता है तो पॉवेल उससे ये कहता है कि भाई मैंने जानबूझ के तोड़ना करा, इंटेंशनली तोड़ना करा, ये बाय मिस्टेक ओक ट्री से रिवर्ट बैक होके तुम्हारे पास आ गई और ये इनएविटेबल एक्सीडेंट, मैं इसे चाह के भी रोक नहीं सकता था। ये एक ऐसा एक्सीडेंट था, अगर मैं इसे चाहता भी मैं इसे तब भी रोक नहीं सकता था। दिस इज टू बी नोन एज इनएविटेबल एक्सीडेंट। और इसमें पॉवेल जीत जाता है और उसको इंजरीज उसकी फुलफिल इसे नहीं करनी पड़ती क्योंकि उसने इंटेंशनली नहीं करा था। थर्ड हमारा केस हुआ था, सेकंड हमारे इसके अंदर केस हुआ था नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन केस के अंदर हमारा क्या था कि मतलब जी, जो हमारी नाइट्रो गैस होती है, मतलब जो नाइट्रोग्लिसरीन होती है, वो डिफेंडेंट ने एक अपने वर्कर्स को दी ले जाने के लिए, यहां से कहीं ले जाने के लिए, जैसे आजकल जोमेटो चल रहा है तो ले जाने के लिए दी। तो उसमें क्या था, वो नाइट्रोजन होती है वो लीक हो रही होती है। तो वो जो वर्कर्स हैं एक ऑफिस पर जाके रुक जाते हैं। तो एक ऑफिस में जाकर रुक गए तो वो नाइट्रोजन को, नाइट्रोग्लिसरीन को बंद करने लगते हैं, मतलब खोल के उसे बंद करते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये इतनी हार्मफुल होती है, मतलब उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में। वो जैसे ही खोलते हैं तो उसका जो जिसकी ऑफिस में वो खोलते हैं उसका ऑफिस ब्लास्ट हो जाता है। तो वो अपने उस ब्लास्ट को रिकवर, मतलब अपनी जो इंजरीज हुई है, उसको डैमेज हुई है, उसको फुलफिल करने के लिए केस फाइल करता है। तो उसके अंदर कोर्ट उसे ये कहता है कि भाई वो तो ठीक कर रहे थे कि जो उसके अंदर लीक हो रहा है इसमें उसकी उनकी जानबूझ की गलती थोड़ा है, वो तो बाय मिस्टेक उनसे हो गया है। मतलब एक ऐसा एक्सीडेंट उनसे हो गया है जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, कि इनएविटेबल एक्सीडेंट उनसे हो गया जो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतना हार्मफुल चीज की वजह से तुम्हारा वो ऑफिस ही ब्लास्ट हो जाएगा। इसमें इसलिए उनको जो उनकी जो उसके ऑफिस की जो उसके डैमेजेस होते हैं वो उसको फुलफिल नहीं करने पड़ते और वो जीत जाता है। तो सेकंड हमारा टॉपिक आता है एक्ट ऑफ गॉड और विज मेजर। एक्ट ऑफ गॉड वैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा, ओ माय गॉड मूवी देखी होगी, तो उसमें से आपको समझ आता है कि एक्ट ऑफ गॉड होता क्या है। तो चलिए हम फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। एक्ट ऑफ गॉड और विज मेजर इज अ डिफेंस। एक्ट ऑफ गॉड इज ए काइंड ऑफ inevitable accident with a difference. This is a case of an act of God. The resulting loss arises out of the working of natural forces like exceptionally heavy rain, storms, tempests, tides, etc. मतलब कि कुछ ऐसी चीजें हो जाना, मतलब कि जो किसी के हाथ में नहीं होती, किसी के वश में नहीं होती, जैसे हैवी रेनफॉल हो जाना, उसकी वजह से कोई चीज हैवी रेनफॉल हुई, जैसे यहाँ पे हैवी रेनफॉल हुई तो उसकी वजह से हम एम्बुलेंस नहीं भेज पाए कहीं पे। जैसे हमने 3 इडियट मूवी में देखा था कि भारी बरसात के चक्कर में वो जब एम्बुलेंस को बुला रहे हैं वो नहीं आ पाता। ये एक्ट ऑफ गॉड था कि हैवी रेनफॉल हुई, इसमें उसके उनका तो बस था नहीं। और अगर हम इसमें समझे स्ट्रॉम्स, भाई अगर स्ट्रॉम्स आ जाए बहुत तेज तो उसमें भी कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई रोक थोड़ ना सकता उन्हें। और टाइड्स एक्सेट्रा ऐसी कोई चीजें आ जाए, टेम्परेट साइज एक्सेट्रा ऐसी कोई चीजें आता है, इसे कोई रोक थोड़ ना सकते, तो एक्ट ऑफ गॉड के अंदर आएगा। ये सारे होते हैं इनएविटेबल और एक्ट ऑफ गॉड में हमारा क्या डिफरेंस है? मतलब कि एक्ट ऑफ गॉड जो है कि भाई नेचुरली है, और इनएविटेबल एक्सीडेंट्स वो एक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे इंटेंशनली नहीं होते, लेकिन बाय फिर भी हमारे से गलती से एक तरीके से हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको केस में बताया था कि शूट फायर करता है, फिर भी वो गोली बाय चांस उसकी तरफ उसके दोस्त को आगे लग जाती है जिससे उसको हार्म होता है, लेकिन वो गोली वो रोक तो सकता नहीं था। वो इनएविटेबल एक्सीडेंट्स होते हैं और ये एक्ट ऑफ गॉड है। ये दोनों इन दोनों के बीच का डिफरेंस है कि वो होते हैं नेचुरली और वो होते हैं अननेचुरली, मतलब कि वो मैनुअली होते हैं। ये है चीज एक्ट ऑफ गॉड और इनएविटेबल में डिफरेंस। तो हम एक्ट ऑफ गॉड को और पढ़ते हैं। सो 3 थिंग्स हैव टू बी प्रूव टू बी एस्टैब्लिश सच अ डिफेंस। एक्ट ऑफ गॉड को प्रूव करने के लिए 3 चीजें हमें बहुत जरूरी चाहिए। द थिंग्स हैपन ड्यू टू फोर्सेस ऑफ नेचर और अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस, मतलब कि ऐसी कोई थिंग्स होना
या तो वो फोर्सेस ऑफ नेचर की हो। फोर्सेस ऑफ नेचर से हमारा मतलब यहाँ पे क्या होगा कि मतलब जैसे फ्लड आ जाना या स्ट्रोम्स आ जाने और कुछ अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस हो जाने। मतलब अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस मतलब कि ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस जो अननेचुरली थिंक ना करेगा, मतलब कि कोई नॉर्मली वे में सोच नहीं सकता। और सेकंड, द डिफेंडेंट हैड नो कंट्रोल ओवर इट, मतलब कि जो डिफेंडेंट होगा उसके अंदर उसका कोई कंट्रोल ओवर इट होगा ही नहीं। जैसे मेरे पड़ोसी है, मेरे पड़ोसी के मतलब मेरे एरिया में सारा वहां पे फ्लड आ रहा है, तो और मेरे पड़ोसी बाय चांस बह के वो मेरे घर के अंदर आए, तो मैं उस पर ट्रेसपास का केस थोड़ा कर सकता हूँ भाई? तो ये एक्ट ऑफ गॉड है ना कि भाई फ्लड आ रहा है, बाय चांस बह के मेरे घर आ गया, ट्रेसपासिंग का केस लग ही नहीं सकता उसके अंदर। ये होता है एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस। और थर्ड हमारा पॉइंट होगा द डिफेंडेंट हैज नो नॉलेज अबाउट इट। द डिफेंडेंट हैड नो नॉलेज अबाउट इट, मतलब कि इसके अंदर जो डिफेंडेंट है उसको कोई नॉलेज ही नहीं है इसके अंदर, मतलब उसको इसके बारे में कोई पता ही नहीं है। ये तीन चीजें होती है जिससे हमें एक्ट ऑफ गॉड को प्रूफ करने के लिए लगानी पड़ती है, ये तीन चीजें मस्ट है। केस निकोल वर्सेस मार्शलैंड 1876, इसमें जो हमारा मार्शलैंड होता है वो एक ऐसा अननेचुरल लेक बनाता है अपने यहाँ पे और सारी प्रिकॉशन तो साथ लेके चलता है। उसमें कुछ टाइम बाद हैवी रेनफॉल हो जाती है, तो उस हैवी रेनफॉल की वजह से जो उसकी अननेचुरल लेक होती है वो टूट जाती है, जिससे प्लेंटिफ का बहुत नुकसान होता है। प्लेंटिफ के कुछ ब्रिजेस होते हैं जो उस अननेचुरल लेक की वजह से बह जाते हैं, तो प्लेंटिफ उसके ऊपर केस फाइल करता है कि ये कहते हैं कि भाई जो मेरे ब्रिज टूटे हैं उसके तुम मेरे को कंपनसेशन दो, मेरी तुम उसकी लाइबिलिटी फुलफिल करो। तो मास्टर उसे ये मतलब कोर्ट उसे निकोल्स को ये कहती है कि भाई ये तो एक अननेचुरल एक्ट है ना, मतलब उसने सारी प्रिकॉशंस अपनी अननेचुरल लेक में सारी जितनी भी इसको प्रिकॉशन लेनी चाहिए थी लॉ के दौरान वो सारी लेके चल रहा था, लेकिन हैवी रेनफॉल की वजह से उसकी जो लेक थी वो टूट गई और उसमें तुम्हारा नुकसान हो गया, तुम्हारे डैमेजेस हो गए। तो इसमें मास्टर की थोड़ी ना गलती है, उसको इसमें किस चीज का डिफेंस मिला? उसमें इसको एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस मिला है। एक्ट ऑफ गॉड के डिफेंस की वजह से उसको निकोल्स के जो डैमेजेस हैं वो फुलफिल नहीं करने पड़े और वो बच गया। और अब हम पढ़ते हैं, ये है हमारा सारा केस निकोल वर्सेस मार्शलैंड का। और अब हम पढ़ते हैं इसेंशियल टू टेक डिफेंस एक्ट ऑफ गॉड। इसेंशियल्स क्या है एक्ट ऑफ गॉड के डिफेंस के? फर्स्ट, देयर मस्ट बी वर्किंग ऑफ अननेचुरल फोर्सेस, मतलब कि हमें इसके नेचुरल फोर्सेस होनी चाहिए। मतलब वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस मतलब कि नेचुरली था, जैसे हमने ऊपर का केस में पढ़ा कि नेचुरली हैवी रेनफॉल हुई, ये सब होते हैं एक्ट ऑफ गॉड के इसेंशियल्स मेन। और देयर इज अकरेंस मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन इट्स नेचर, मतलब कोई ऐसी अकरेंस होता है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर के दौरान, मतलब कि जैसे ज्यादा रेनफॉल हो गई, ज्यादा मतलब स्ट्रोम आ जाना, फ्लड आ जाना, ये सारी क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है अकरेंस नेचर की। ये हमारे मेन इसेंशियल्स है, दो मेन इसेंशियल एक्ट ऑफ गॉड के। फॉर एग्जाम्पल इसकी एक एक्सेप्शन भी है, जैसे बहुत लोग इसका एक्ट ऑफ गॉड को लेने के लिए करते हैं। एक बच्चा एक पार्क में जा रहा होता है और उससे कुछ टाइम पहले रेनफॉल हो चुकी होती है, तो उस रेनफॉल की वजह से जो एक वीक ट्री था वो उस बच्चे के ऊपर जब वो पार्क में जा रहा होता है, रेनफॉल होने के बाद जा रहा होता है बच्चा, तो उस बच्चे के ऊपर वो वीक ट्री गिर जाता है। तो पार्क का जो कॉर्पोरेशन होता है वो उसको ये कहता है कि भाई ये बारिश हुई थी, इसमें हम क्या करें, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। लेकिन कोर्ट से ये कहता है ये एक्ट ऑफ गॉड तब होता है जब वहां पे हैवी रेनफॉल होती, वहां पे हैवी रेनफॉल तो हुई नहीं, तुम्हारी ये नेग्लिजेंस है, तुमने पहले ये ध्यान क्यों नहीं दिया कि वो एक वीक पेड़ है कि ये नॉर्मल बारिश में भी गिर सकता है, जो उससे उस बच्चे को इंजरी हुई, जो उस पेड़ उस बच्चे के ऊपर गिरा उससे उसको डैमेज हुए, तो केस फाइल कर रहा था, इसलिए उसमें उसे जो है उस पार्क कॉर्पोरेशन को उस बच्चे को कंपनसेट करना पड़ा, उसके डैमेज उसे पूरे करके देने पड़े, क्योंकि उनकी नेग्लिजेंस थी, उन्होंने पहले देखा क्यों नहीं। ये नहीं कि तुम रेनफॉल आ गई तुम ये कह दो कि एक्ट ऑफ गॉड है, जब कुछ ऐसी अकरेंस हो जाना नेचर के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, हैवी रेनफॉल होती और तब उसके ऊपर वो पेड़ गिरता, तब उसके तब वहां पे उसे पार्क कॉर्पोरेशन को एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस मिलता। वहां हैवी रेनफॉल हुई नहीं थी, नॉर्मल रेनफॉल हुई थी, इसलिए उन्हें एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस नहीं मिला। प्राइवेट डिफेंस और सेल्फ हेल्प। प्राइवेट डिफेंस और सेल्फ हेल्प से मैं क्या समझ आ रहा है यहाँ पे, मतलब कि हम कुछ अपना प्राइवेटली डिफेंस कर रहे हैं किसी चीज से या अपनी चीज को सेल्फ हेल्प कर रहे हैं। तो अब हम इसे पढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 96 ऑफ आईपीसी प्राइवेट डिफेंस फॉर रिकॉग्नाइज, सेक्शन 96 आईपीसी के इंडियन पिनल कोड के प्राइवेट डिफेंस रिकॉग्नाइज करा गया है। इन लॉ नथिंग इज रॉन्ग इफ डन विद रिगार्ड टू प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ और अनदर, मतलब लॉ के दौरान कुछ गलत नहीं है अगर तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो या किसी और को प्रोटेक्ट कर रहे हो, या उसकी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट, अपनी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट कर रहे हो, किसी और की प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट कर रहे हो, और द प्रॉपर्टी ऑफ अदर अगेंस्ट अ थ्रेट। अगेंस्ट अ थ्रेट मतलब कि किसी धमकी के पीछे, जैसे हम इसे पढ़े कि हमारा जो प्राइवेट डिफेंस है, मैं या तो अपने आप को बचा रहा हूँ या किसी और को बचा रहा हूँ, या किसी और की प्रॉपर्टी को बचा रहा हूँ या अपनी प्रॉपर्टी को बचा रहा हूँ किसी थ्रेट के लिए अगेंस्ट अदर। जैसे किसी ने मेरे को धमकी दी लेकिन मैंने अपना प्राइवेट डिफेंस लेने के लिए अपने आप को बचा लिया या किसी और को बचा लिया, ये होता है हमारा प्राइवेट डिफेंस और सेल्फ हेल्प।
इन केसेस प्राइवेट डिफेंस द फॉलोइंग थिंग्स हैव टू बी प्रूव। मतलब प्राइवेट डिफेंस को लेने के लिए कुछ चीजें प्रूव करनी पड़ती हैं। फर्स्ट, सेल्फ हेल्प और एक्सरसाइज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द रिस्क। मतलब जो हमारी सेल्फ हेल्प होगी वो प्रोटेक्टेड होंगी किसी रिस्क के लिए, मतलब ऐसा कुछ रिस्क होना चाहिए उसके अंदर जिससे हमें सेल्फ हेल्प की जरूरत पड़े। और सच रिस्क मतलब जो, और वही रिस्क मस्ट बी इमीडिएट और सडन होना चाहिए। और वो रिस्क मतलब कि इमीडिएट और सडन होना चाहिए, मतलब कि एकदम होना चाहिए। जैसे मैं कोई मेरे ऊपर गन तान के बैठा है, मेरे ऊपर कोई किसी ने गन लगा दिया कि आप यहाँ पे साइन करो, तो मैं इमीडिएट और सडन करूंगा ना, वो वहां पे साइन मुझे करने पड़ेंगे अपनी जान बचाने के लिए। और लेकिन अगर यहाँ पे अगर मैं प्राइवेट डिफेंस लेके अगर उसको मार दूं पीट दूं, तो बाई चांस अगर मेरी मारपीट उसको बचाता है, अपने आप को बचाते हुए उसका मेरे से मर्डर भी हो जाता है, मैं उसका मर्डर भी कर देता हूँ, तो मेरे को प्राइवेट डिफेंस का डिफेंस मिल जाएगा। मेरे को प्राइवेट डिफेंस और सेल्फ हेल्प का डिफेंस मिल जाएगी, भाई अपने बचाव के लिए मैंने उसे मार दिया। और इसका थर्ड पॉइंट ये होता है, द फोर्स यूज्ड बाय एक्सरसाइजिंग प्राइवेट डिफेंस मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द रिस्क ऑफ द प्रेजेंटेड। मतलब कि इससे हमारा ये मतलब हुआ कि जो हमारी फोर्स यूज हुई वो हमारी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए रिस्क के लिए। जैसे कोई मुझे लाठी से मारने आ रहा है और मैं उसे गन से मार दूं, ये रिस्क के लिए दौरान बराबर थोड़ना है। भाई लाठी से मेरी मौत तो हो नहीं सकती, लेकिन गन से उसकी मौत जरूर हो सकती है। मैंने आपको इससे पहले एग्जांपल बताया कि भाई मेरे ऊपर वो गन तान के बैठा था, मैं अपनी जान बचाने के लिए उसे तो मारूंगा ही ना, या कुछ तो करूंगा ही। लेकिन अगर वो वही मेरे पे लाठी लेके बैठा होता, ये थोड़ा ना कि मैं गन निकाल के उसे शूट कर दूंगा। ये इसमें जो हमारा फोर्स होनी चाहिए, जो हमारा रिस्क होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए रिस्क के लिए भी। मतलब कि हमारी जो एक्सरसाइज प्राइवेट डिफेंस होनी चाहिए वो रिस्क के साथ भी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी कि रिस्क तो हमारा बहुत थोड़ा सा हो और तुम्हारी जो फोर्स हो वो उससे डबल ट्रिपल हो, ये चीज नहीं होगी। यही ऐसा हुआ था बर्ड वर्सेस हेल्ब्रो के केस में। ये केस मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था प्राइवेट डिफेंस के पार्ट 1 में। इसमें क्या होता है, जो वो हॉलब्रॉक होता है वो सनगन्स लगा देता है अपने गार्डन में, तो अपने गार्डन में सनगन्स लगा देता है और बर्ड बाय चांस गलती से उसकी प्रॉपर्टी में आ जाता है, ट्रेस पास कर देता है। मतलब वो तो यही कहता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी में ट्रेस पास कर रहे हैं, लेकिन उसने ना तो उन ट्रेस पासिंग के लिए मतलब वहां पर उसने जो सनगन्स लगाई थी उनका ना तो कोई नोटिस लगाया ना कुछ लगाया। उस चक्कर में बर्ड का जो है वो घुटना टूट जाता है, मतलब पैर फ्रैक्चर्ड हो जाता है। तो बर्ड उसके ऊपर अपनी डैमेजेस क्लेम करने के लिए सिविल सूट फाइल करता है। तो कोर्ट तो बर्ड ये कहता है कि भाई, मतलब कोर्ट हॉलब्रॉक को ये कहता है कि भाई तुमने ठीक है, तुमने वो चीज लगाई, सनगन्स लगाए, सनगन्स लगाई, उसका तुम एक कम से कम नोटिस तो लगाते कि यहाँ पे जी प्रिकॉशन से आया, यहाँ पे ध्यान रखिए ऐसा कुछ लगा हुआ है, तुमने कुछ भी नहीं लगा रखा, इसलिए तुम्हें उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा। और वो बर्ड जो है गलती से जा रहा होता है वो शूटिंग करने जा रहा होता है किसी डियर है, किसी हंटिंग करने जा रहा होता है किसी चीज की, और बाय चांस गलती तो वो उसकी प्रॉपर्टी में आ जाता है। ये था हमारा टोटल केस बर्ड वर्सेस हेल्ब्रोक का। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास चाहिए तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो। और अगर आपको ऑनलाइन नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।